Hello, hello everyone. So let's start with class number 12 और जीएस की क्लास रहेगी ये, जिसमें पॉलिटी सेक्शन हम लोग बहुत डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई और दिल्ली कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए बहुत रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी इस क्लास की खास बात हम लोग की ये रहती है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग एड्रेस करते हैं वो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो फालतू के क्वेश्चन नहीं यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, उन क्वेश्चन को बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उससे जुड़े हुए, जो एक क्वेश्चन से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 डाउट्स बनते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका कई क्वेश्चन हल करने की कोशिश हम लोग करते हैं इस क्लास में। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने का दावा किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति विशेष, ये नहीं है कि ऊंची जाति का आदमी है तो उसको 2 वोट मिल गए और निम्न जाति का आदमी है तो उसको आधा वोट मिला या 1 वोट मिला। हर आदमी का वोट का अधिकार बराबर होता है। यानी कि आप इलेक्शन या जो इलेक्टोरल रोल है, जो आपके निर्वाचन आयोग का जो इलेक्शन का जो रोल होता है, उसमें हर आदमी का जो वैल्यू है वो बराबर है। एक और वर्ड आप लोग सुनते होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हर आदमी जो एडल्ट है, ठीक है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, वो यूनिवर्सली मतलब उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा, वो उसके मत का अधिकार बराबर है। जैसे पहले क्या होता था कि जो अमीर आदमी है उसके वोट के ज़्यादा राइट होते हैं, गरीब के कम राइट होते थे। या तमाम ऐसे देशों में महिलाओं को तो वोट का अधिकार ही नहीं था। लेकिन जो हम लोग का संविधान, जब बाबा अम्बेडकर ने बनाया संविधान, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि धर्म पे, मूलवंश पे, जाति पे या लिंग पे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई कुछ भी हो, उसको वोट का अधिकार है और सबके बराबर वोट का अधिकार है। तो इसके संदर्भ में 2 आर्टिकल आपके संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, दोनों आर्टिकल मैं एज इट इज आपके सामने रख दे रहा हूँ और वर्ड टू वर्ड पढ़े भी दे रहा हूँ कि क्या आर्टिकल है। आर्टिकल एक है 325। आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन बी इनएलिजिबल फ्रॉम इंक्लूजन इन टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कोई स्पेशल कैटेगरी किसी को नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी है या अमीर आदमी है या कोई ऊंची जाति, नीची जाति या कोई भी जाति का, तो उसको स्पेशल कैटेगरी नहीं है। दूसरा क्या है, 326 आर्टिकल क्या कहता है कि लोकसभा में या जो विधायक वाला जो एग्जाम होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होगा वो एडल्ट सफरेज के बेस के ऊपर होगा। ठीक है, दोनों आर्टिकल आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। सवाल क्या था कि इसमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है? तो जो आपका आर्टिकल 325 है वो ये बात कहता है। 324 आर्टिकल जो है आपका वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है, उनके पावर के बारे में बताता है। सही आंसर है आपका आर्टिकल 325। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? कुटीर उद्योग जैसे क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल भी कहते हैं। गांधी जी क्या कहते थे कि जो देश का विकास है वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से नहीं होने वाला है, वो तमाम गांव, जो क्योंकि देश जो है वो छोटे छोटे गाँव का देश है, तो वहाँ पे लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं उनको जगह कहाँ मिली? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जगह मिली। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 39 है
आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 बेसिकली लघु और कुटीर उद्योग के बारे में भी बात करता है। 45 जो है वो आंसर नहीं होगा, 43 आंसर नहीं होगा, 38 आंसर नहीं होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, संवैधानिक उपचार यानी लीगल एड। लीगल एड की बात हो रही है। एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई भी आर्टिकल सही नहीं है। जो लीगल एड का आर्टिकल है वो है 39A। 39A बाद में इसको ऐड किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। और सिर्फ ये एक ऐसा आर्टिकल है, मैं एज इट इज इसको पढ़ भी देता हूं आपके लिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हेडिंग है आर्टिकल 39A की। 39A यही कहता है कि सारे राज्य जो हैं वो लीगल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे ताकि गरीब लोगों को जो है न्याय आसानी से मिल सके। इसको कहते हैं जस्टिस एंड इक्वल जस्टिस एंड। भाई देखो, गरीब आदमी है, अगर उसको ढंग का वकील ही नहीं मिला तो अपना केस वो कैसे लड़ेगा? अपना केस वो लड़ ही नहीं सकता है। और हाई कोर्ट में जैसे ईश्वर ना करे आप जाएं कभी किसी मामले को लेके, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि न्याय अमीर आदमियों के लिए ही है। आम साधारण आदमी, हमारे आप जैसे लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही एक परेशान कर देने वाली जगह का नाम है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य में के लिए प्रयास करेगा। किस किस चीज़ का प्रयास करेगा? पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा, पर्यावरण में सुधार का प्रयास करेगा, देश के वनों और वन्य जीवनों का संरक्षण का सुधार करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग का भी इंतजाम करा जाएगा। जबकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वगैरह की कोई बात इस आर्टिकल में नहीं हुई है। जो भी बात हुई है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण में सुधार और देश के वन और वन्य जीवनों का संरक्षण की बात हुई है। तो आंसर हो जाएगा A, B और C, यानी कि C ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों का गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है कि गाय वगैरह को नहीं मारेंगे? ये भी देखो, ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल में ही आता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एट द मॉडर्न स्केल। ठीक है, नवीन एक जो है संसाधनों का और नवीन जो है आविष्कारों का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना, और गाय वगैरह जो हैं उनको अच्छे तरीके से, जो दूध देने वाली गाय हैं उनका वध वगैरह नहीं किया जाएगा। तो देखो, ये सारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा होना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जो भी है आपका 51 तक है, 51 तक है, 36 से 51। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी आंसर वो गलत ही हो जाएगा। 54 हो नहीं सकता, 52 हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपका पास दो ऑप्शन बचे, 50 और 48। तो आंसर होगा इसका अनुच्छेद 48। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक्चुअली क्या है कि धर्म बटे हुए हैं, धर्म के हिसाब से पर्सनल कानून भी बटे हुए हैं। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में जो आनुवंशिकता का जो कानून है, जिस तरीके से कि पिता से बाप जो है बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी जाएगी और बिटिया को कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, या वो अलग अलग है हिंदू समाज से। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, तलाक का भी प्रोविज़न अलग अलग है। जैसे डिवोर्स का सिस्टम हिंदू समाज में अलग है, मुसलमान समाज में अलग है। हिंदू समाज में एक वर्ड है कर्ता। अगर आपने CPC वगैरह पढ़ा होगा, सिविल कोड पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। तो यूनिफाइड हिंदू फैमिली का जो हेड होता है, कर्ता का एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक कंपनी माना गया। जबकि मुस्लिम समाज में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बात होती रहती है कि जो भाई देखो, एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। समुदायों के हिसाब से कानून बंटना नहीं चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म का आदमी हो,
उसको एक ही कानून का बात होनी चाहिए। और अच्छा भी है ये, क्योंकि हम लोग एक देश में रह रहे हैं, तो एक कानून से क्या है कि समरूपता बनेगी, एक सौहार्द बनेगा, डिवीज़न का कारण नहीं बनेगा, लड़ाई झगड़े का कारण ये नहीं बनेगा, और लीगल इफिशिएंसी भी आएगी। तो इसकी वजह से बार बार बोला गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि है आर्टिकल 44। 55 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 40 नहीं है, 27 जो है वो उसका हिस्सा है, क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है। ठीक है, आप फिर से वीडियो काट के चालू करोगे तो आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी भेदभाव नहीं होगा? तो फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें है फंडामेंटल राइट। उसमें 14 है इक्वालिटी का, कि भैया सब लोग को बराबर हिसाब से बातचीत करो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। 15 जो है नो डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो आर्टिकल 15 आपका है वो बात करता है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पंद्रह एक ये कहता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देख लो, ये आर्टिकल 15 है, आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, आप डिटेल देख भी सकते हो अपने स्क्रीन पे। क्या है आर्टिकल 15? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और आपका जहाँ जन्म हुआ है उस बेसिस के ऊपर। लेकिन उसके इसमें एक पॉजिटिव पहलू भी है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर राज्य जो है कोई ऐसा प्रोविज़न बनाना चाहता है कि बच्चों की बेहतरी के लिए या महिलाओं की बेहतरी के लिए कोई प्रोविज़न बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है। और जैसे कि कह रहे हैं ना कि महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आओ 33% का, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बिल पास किया है, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते कि आप पुरुषों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो इस बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 15(3) कि भैया कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है, डाला जा सकता है संविधान में, और उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है दो तरीके का होता है। पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो आपका ऊपर वाला है वो जापान का है और जो नीचे वाला है वो यूएसए का है। यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये कौन कहता है? जापान में कहा जाता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं कि बराबर आदमी को बराबर संरक्षण मिलना चाहिए कानून का। ठीक है, अमीर गरीब मत देखो उसमें। तो ये जापानी संविधान से लिया गया है।
कानून के समान संरक्षण की जो बात है ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका यानी रिट इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? कौन से जो है ऐसे इसमें क्या है, इसमें ज़रूरी ये है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट का पावर देता है रिट दायर करने का, और जो 226 है वो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट दायर करने का। फ़र्क मैं बता देता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप तभी पहुँचोगे आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके यदि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में आप अगर फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तब भी आप रिट दायर कर सकते हो, और नहीं हुआ है किसी और रीजन से भी तब भी आप रिट दायर कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट होती है वो भी एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है। हैबिस कार्पस, मैंडेमस, सर्टोरी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। ठीक है। 5 तरीके की रिट आपकी होती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप इस तरीके की रिट को दायर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कई बार कि जो हाई कोर्ट का पावर है रिट एड्रेस करने का वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप रिट दायर तभी कर सकते हैं जब आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, लेकिन 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट तब भी दायर कर सकते हैं जब आपका सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं कोई और तरीके के लीगल अधिकार का भी हनन हो रहा हो, तब भी आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद को सृजित या समाप्त संबंधित है? ठीक है। क्या मामला है? जैसे कि यूनियन है, यूनियन में 2 चीज़ें होती है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। इसी तरीके से स्टेट है, स्टेट में भी 2 चीज़ें होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। लेकिन सारे राज्यों में फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि राजस्थान है या गुजरात है, राजस्थान में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कई जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, कई जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर सकता है, उस राज्य को तोहफे के तौर पे दे सकता है, प्रोवाइडेड कि वो राज्य से मांग आए, वहाँ से जो है एक प्रोविज़न पास हो और पार्लियामेंट इसकी अनुमति दे दे। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है। आपका 152 वाला जो आर्टिकल है, 152 से 162 तक, ये है गवर्नर के बारे में। 152 से 62 तक आर्टिकल है। 165 जो आर्टिकल है वो एडवोकेट जनरल के बारे में है। एक 165 आर्टिकल जो है वो एडवोकेट जनरल के बारे में है। हाई कोर्ट में बहुत ढेर सारे एडवोकेट जनरल वगैरह भी अपॉइंट किए जाते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं। अरुण सिंह राजपूत, बस्ती, यूपी। अरुण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अधिकार प्रेक्षण नहीं समझ आया, कुछ तो कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, साफ साफ अपनी बात को कहिए तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। समझ नहीं आया मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो, अरुण सिंह राजपूत। एनीवे ठीक है, आर्टिकल 169 क्या कहता है इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग आइए देख लेते हैं। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल 168 पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर abolition of the legislative council of the state having such a council or for creation of the such council in a state have no such council if देखो if legislative assembly of the state pass a resolution effect by a majority of total member of the assembly and by majority of not less than 2/3 of the member of the assembly
प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली 2/3 मत से और मोर देन 50% के उससे अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो उस जगह पे प्रिंस, जय हिंद जी, जय हिंद प्रिंस जी, जय हिंद। ठीक है, अच्छा यार देखो, सलाम नमस्ते अपनी जगह है, बट जय हिंद कहने का ना मज़ा ही अलग होता है ना। जय हिंद, क्या बात है। ठीक है, तो आर्टिकल 169 की ये कहानी है कि आपके विधायक लोग सब लोग इकट्ठा हो जाए किसी जिले में, मतलब किसी प्रदेश में, और कहें भैया देखो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो ऐसा है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और एक मत पास कर लेते हैं और मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दें, तो मोदी जी खुश हो गए, आपको तो दे सकते हैं। ठीक है, यही सवाल था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो आपका कौन सा है, अनुच्छेद 169 की बात हो रही है। ये जो आपका आंसर है ये हो जाएगा आर्टिकल 169। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने की इंग्लिश क्या होती है, आर्बिट्रेरी और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो नागरिकों की रक्षा करता है अगर सरकार मनमानी हो जाए? तो सरकार मनमानी हो जाए तो कहे भैया देखो ऐसा है कि कोई बराबर नहीं है, जो हम चाहेंगे वो काम करेंगे। लेकिन इसमें एक सेक्शन है फंडामेंटल राइट का, जो है भाग 3 में। भाग 2 कौन सा है? भाग 2 है सिटीजनशिप, भाग 2 है सिटीजन, भाग 4 कौन सा है, डीपीएसपी, भाग 14 कौन सा है, यूपीएससी। इस तरीके से इंपॉर्टेंट भाग को याद रखोगे तो आसानी रहेगी, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट का जो आपका सेक्शन है, यानी कि जो भाग 3 का सेक्शन है, सरकार मनमानी नहीं हो सकती है आपके साथ में, आपको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ का तो आपका शोषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, आपके जीवन जीने का अधिकार है, उसको वो यूनिवर्सल है, राइट अंडर आर्टिकल 21, उसको नहीं ले सकती है सरकार किसी भी कंडीशन में, चाहे जितनी मनमानी हो जाए। मोदी जी कहें कि भैया जियो नहीं मर जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आप कहो नहीं भैया देखो आर्टिकल 21 है, बाबा अम्बेडकर दे के कहते हैं उसमें है कि हमको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीना है, इज्जत से जीवन जीना है, राइट टू लाइफ विद रिस्पेक्ट वाला अधिकार है। ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़ों की तरीके जीते रहें। उसके अलावा आपको आपके धर्म मानने का अधिकार है, सेक्युलर है देश। ठीक है, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है आर्टिकल 25 के अंडर में, और अगर आप स्कूल कॉलेज चलाना चाहते हो माइनॉरिटीज़ का तो वो भी चला सकते हो, उसका भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन का भी अधिकार है 29 और 30 में। और ज़्यादा गड़बड़ करने लगे सरकार तो 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और केस फाइल कर दो कि भैया देखो सरकार जो है मनमाना काम कर रही है, मज़ा नहीं आ रहा है जीने में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? कि ऐसा काम करो कि कृषि और पशुपालन जो है बढ़िया से करो। इसका निर्देशन डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 48 में हुआ है। ठीक है, 39 कौन सा है? फ्री लीगल एड है, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, घूम घुमा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में किसी और टॉपिक को भी एड्रेस कर लेता हूँ जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाए। ठीक है, ताकि जो है एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम लोग की बनी रहे। कल की क्लास रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसने देखा, जिसने नहीं देखा उसका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।